हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम। आज मैं मनदीप आप लोगों के लिए कुछ और PYQ लेकर आई हूँ ताकि आप लोग अच्छे से स्कोर कर सके। मेरा ये लक्ष्य है। तो 1/10/2021 डेट का एग्जाम चल रहा है और आज हम कर रहे हैं उसका पार्ट 4। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस बिना किसी टाइम वेस्ट किए, क्योंकि नो बकबक ओनली फैक्ट्स झटपट। सो प्यारे दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है हमसे क्या कहना चाहता है देखते हैं। मुद्रा की आपूर्ति के 4 वैकल्पिक उपाय हैं, निम्न में से कौन सा सही है? अच्छा जी, चलिए बताते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, M1 जनता के पास मुद्रा प्लस जनता की मांग जमा। एक्चुअली क्या होता है, भारत में जो मुद्रा आपूर्ति होती है उसके 4 मानदंड होते हैं जो कि रिजर्व बैंक द्वारा 1977 में गठित किया गया था। तो इसके 4 मानदंड क्या होते हैं? पहला होता है M1, दूसरा होता है M2, तीसरा M3 और चौथा होता है M4। M1 में क्या होता है, जैसे कि बताया कि जनता के पास मुद्रा और जनता की मांग जमा। इसमें क्या होता है, जनता के पास जो भी मुद्रा होती है, जैसे पैसे होते हैं जनता के पास, वो सब क्या आता है M1 में आता है। जैसे आपके पास, मेरे पास जो भी पैसे हैं वो M1 के अंदर आता है, ये M1 के तहत आता है। इसके अंदर जो जनता, जो भी हम पैसे जमा करते हैं वो भी आते हैं बैंक्स में, ठीक है, जनता का जमा धन। M2 में आता है दोस्तों M1, यानी ये प्लस पोस्ट ऑफिस से बचत बैंक जमाएं होती हैं, वो आती है इसके अंदर। और M3 में आता है दोस्तों M1 के साथ बैंकिंग प्रणाली के साथ सावधि जमा, जो हम बैंक प्रणाली के साथ जमा करते हैं वो आता है। ये कह सकते हैं इसको टाइम डिपॉजिट। M4 में दोस्तों आता है M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की कुल जमाएं। ठीक है दोस्तों, इसी तहत किस में डिवाइडेड है, ये 4 मानदंड में डिवाइडेड है, M1, M2, M3 एंड M4। क्वेश्चन नंबर 2, डैश ड्यूटी इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। तो इसका आंसर क्या है? डी, यथा मूल्य। शुल्क आयातित या निर्यातित वस्तु के मूल्य पर आधारित है। क्या है? तो दोस्तों यथा मूल्य क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब कर वस्तु के मूल्य के अकॉर्डिंग लगता है उसको यथा मूल्य कहते हैं। जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, यथा मूल्य शुल्क की जो गणना होती है वो आयात के मूल्य का प्रतिशत के रूप में देखी जाती है। और दोस्तों एक और एडिशनल आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ, जब एक देश से दूसरे देश से आयातित वस्तुओं और सेवाओं पे जो कर लगाया जाता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टैरिफ। याद रखिएगा, टैरिफ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का एक प्रकार है? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व या कार्यात्मक प्रतिनिधित्व? तो इसका आंसर है दोनों। दोनों ही क्या है? प्रतिनिधि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का एक टाइप है, ठीक है, प्रकार है। देखिए दोस्तों, प्रतिनिधि लोकतंत्र है ना, वो क्या है, वो एक तरह से कह सकते हैं शासन का एक रूप है जिसमें सभी व्यक्ति अपनी ओर से कानून पारित करने के लिए प्रतिनिधियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को मत देते हैं, यानी वोट देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें प्रादेशिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र निर्वाचन या क्षेत्र में विभाजित होता है, इसमें ओनली एरिया के हिसाब से होता है, ठीक है। और कार्यात्मक प्रतिनिधित्व में क्या होता है, ये व्यवसायिक समूह की हितों की रक्षा करता है। किसके समूहों की रक्षा करता है? व्यवसायिक। आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में केवल 2 प्रमुख दल चुनाव में भाग लेते हैं और भारत में पंचायत का चुनाव नहीं होता। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता ही होगा कि ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं। तो आंसर आएगा हमारा डी, क्योंकि जो हमारा भारत है उसके अंदर कैसी प्रणाली है? बहुदलीय प्रणाली। और भारत में
पंचायतों के चुनाव भी होते हैं, ठीक है ना, होते हैं ना, ऑफ कोर्स होते हैं पंचायतों के चुनाव। ग्राम पंचायतों को वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है, फिर एक एक वार्ड में से एक एक सदस्य को चुना जाता है, ठीक है, और जिसे पंचायत या पंचायत के सदस्य भी कहा जाता है, जो सीधे ग्रामीण द्वारा चुना जाता है। तो दोस्तों, भारत में पंचायती चुनाव भी होते हैं और भारत में क्या है, बहुदलीय प्रणाली भी है। तो ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु को किस वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दी गई या कर दिया गया? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1988 61 में संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार की एज 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। मतदान की जो एज है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। इसका जो बिल आया था राज्यसभा में, जो पारित हुआ था, वो हुआ था राज्यसभा में बिल पारित 20 दिसंबर 1988, ठीक है। लेकिन लागू कब किया था इस चीज को? मार्च 1989, ठीक है। तो इन दोनों में थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि यहाँ पे मैंने आंसर आपको बी दिया है और अधिनियम के संशोधन वाला बताया, तो वो बताया है 1989। तो थोड़ा सा इसके अंदर आप लोग समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की विशेषता नहीं माना जा सकता? कौन सा ऐसा फीचर है जिसे डेमोक्रेसी के तरह कंसीडर नहीं किया जा सकता? तो क्या है वो? अभिजात तंत्र, स्वशासन है, समानता है और स्वतंत्रता है। अभिजात तंत्र नहीं है। एक्चुअली अभिजात तंत्र होता क्या है ये बता देती हूँ। ये एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसके अंदर जो सत्ता होती है ना दोस्तों, वो एक खास वर्ग के पास होती है, या कह सकते हैं खास वर्ग के लोगों के हाथ में होती है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से आर्थिक विकास के संबंध में कौन सा कथन नव शास्त्रीय विचारों के संबंध में सही है? यह आर्थिक विकास को गरीबी और असमानता दूर करने वाला मानता है। यह मानता है कि पूंजी निर्माण के दीर्घकालिक प्रभावों के परिणाम स्वरूप विकास होता है। दोस्तों, ये जो सेकंड वाला फैक्ट है वो बिल्कुल सही है कि ये मानते हैं कि पूंजी निर्माण के दीर्घकालिक प्रभावों के परिणाम स्वरूप विकास होता है। ऑप्शन देखते हैं इसके। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी, नवशास्त्रीय जो विचार है वो है क्या कि किसी उत्पाद या सेवा का मूल्य उसकी उत्पादन लागत से अधिक होता है, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार के कार्यों में डैश के प्रत्यक्ष, सीधे एवं निरंतर भागीदारी पर आधारित है। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर आएगा डी, नागरिक। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार के कार्यों में नागरिक के प्रत्यक्ष, सीधे व निरंतर भागीदारी पर आधारित है। डेमोक्रेसी तो वैसे भी बेस्ड होती है नागरिकों पर, ठीक है ना। अगर लोगों का प्रत्यक्ष और सीधा इनरोलमेंट नहीं होगा तो फिर डेमोक्रेसी कैसी, है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, भूकंपीय घटनाओं के विनाशकारी प्रभावों से बचने और कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एहतियाती उपाय किए जाने चाहिए? वनों की कटाई और बड़े पैमाने में उत्खनन को रोकना, पहाड़ी क्षेत्रों में शहरी विकास को प्रतिबंधित करना, या ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंची इमारतों का निर्माण। तो दोस्तों, ये वाला ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंची ऊंची इमारतें बना देना, है ना। तो ये दोनों होगा कि वनों की कटाई और बड़े पैमाने में उत्खनन को रोकना, पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में शहरी विकास को प्रतिबंधित करना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाना इमारतों का ताकि वो भूकंप रोधी बनाना उन इमारतों को। ऑप्शंस देखते हैं इसके। तो दोस्तों, ऑप्शन आएगा इसका ए, 1 और 2, और क्योंकि थर्ड तो गलत ही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्षेत्र में उत्पादकों की गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। यह क्षेत्र है कि जो एक्टिविटीज है वो किससे रिलेटेड है? नेचुरल रिसोर्सेज से, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? प्राइमरी क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर्स हुआ।
इकोनॉमिक के कितने सेक्टर्स हैं? 3 सेक्टर्स हैं। पहला आया प्राइमरी, सेकंड आता है सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड आता है टेरिटरी सेक्टर। तो इसका आंसर आएगा सी। प्राथमिक क्षेत्र में और कौन सी चीजें आती है मैं आपको बताऊं। इसमें आती है कृषि, एग्रीकल्चर, खनन आता है, मत्स्य पालन आता है, डेयरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो ये किस में आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से। ऑप्शन नंबर 11, भारत में मांग और समय देनदारियों के लिए तरल संपत्तियों के अनुपात को रुपए के रूप में जाना जाता है। किस रुपए के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो आंसर आएगा हमारा डी, वैधानिक तरलता अनुपात। और वैधानिक तरलता अनुपात क्या है? भारत में तरल संपत्तियों की मांग और समय देनदारियों के अनुपात को वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, समग्र नामांकन अनुपात किस क्षेत्र के साथ संबंधित है? GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, किससे एसोसिएटेड है? वो है शिक्षा से, एजुकेशन से रिलेटेड है। ये एजुकेशन की जो सेक्टर में उपयोग की जाने वाली एक सांख्यिकी उपाय है। ये देखता है कि शिक्षा का जो स्तर है उम्र की बिना परवाह किए सबको मिलना चाहिए और कितने प्रतिशत बच्चों में या लोगों में शिक्षा गई है, नहीं पहुंची, ये सब कुछ देखता है। प्रश्न 13, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी दलीय प्रणाली प्रचलित है? कौन सी? अभी आपको मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि कौन सी है हमारे भारत में। मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, भारत में निर्वाचन का अधीक्षक निर्देशन और नियंत्रण निहित है। सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया इज वेस्टेड इन। कौन देखता है सब कुछ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी। इलेक्शन कमीशन क्या करता है? भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। ठीक है, संचालन करता है ये वोटिंग सिस्टम का सबका। और भारत में भारतीय निर्वाचन आयोग है, कौन से अनुच्छेद के तहत चुनाव करवाता है? वो करवाता है 324। ठीक है, अनुच्छेद 324 के तहत चुनावों के लिए निहित दायित्वों को अपने कंप्लीट करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए। भारत के किस राष्ट्रीय दल का चुनाव चिन्ह हाथी है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, बहुजन समाज पार्टी। ऑप्शन नंबर ए। अगेन इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संघवाद की विशेषता है क्या है? फेडरलिज्म की विशेषता कि वो एक एकात्मकता है, उसके अंदर फेडरलिज्म में क्या है? एकात्मकता है, यूनिटेरियन है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक उपाय है? यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन सा है? सार्वभौमिक सार्वजनिक विवरण प्रणाली, लक्षित सार्वजनिक विवरण प्रणाली। तो इसके आंसर है ये दोनों ही, यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बोथ आर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में आते हैं। ये टाइप्स हैं इसके। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कब स्टार्ट किया गया था? 1950 में स्टार्ट किया गया था दोस्तों। गरीबों के लिए सस्ते मूल्यों पर खदानों के वितरण करने की प्रणाली है ये। ठीक है, जिससे उन्हें खदानों की बढ़ती हुई कीमतों के बोझ से बचाया जा सके। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही तहत ही सरकार जो गरीब होते हैं उन लोगों को चावल, गेहूँ, चीनी व तेल एक्सेट्रा प्रोवाइड कराती है। किसके तहत कराती है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन भारत में सार्वजनिक बैंक कौन सा होगा? कौन सा है भारत में सार्वजनिक बैंक? तो वो बैंक है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। ये एक सार्वजनिक बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1908 में हुई थी। और इसी बैंक का 13 और बैंक्स, तो दोस्तों 13 बैंक्स है, उसके अंदर क्या किया था? राष्ट्रीयकरण कर दिया था बैंकों के साथ। कब किया था इसका? 19 जुलाई 1969 को। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये स्टेट बैंक के बाद
सेकंड सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। क्वेश्चन नंबर 19, के.सी. वियर के अनुसार भारतीय संघवाद के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी, सहायक संघीय सिद्धांत के साथ एकात्मक राज्य, ये वाला ऑप्शन सही है अकॉर्डिंग टू के.सी. वियर के। इनका जो मत है कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है और इसके जो संघीय विशेषता है वो नाम मात्र है, ये इनके अकॉर्डिंग कथन है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन भारत के सिक्के जारी करने का प्राधिकरण है? कौन सिक्के जारी करता है? अथॉरिटी किसके पास है कॉइन्स को इशू करने की? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार है जो कॉइन्स को इशूज करती है, अथॉरिटी उनके पास है। और भारत सरकार के तहत बहुत सारे प्लेसेस पे ये काम होता है। मुंबई में होता है, सेकंड कोलकाता में होता है, कोलकाता में अलीपुर, हैदराबाद में होता है। बट भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अकॉर्डिंग सिक्कों का जो संचालन होता है रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंग होता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो के ये लास्ट क्वेश्चन थे इस वाली वीडियो के। आई होप आप लोगों को समझ आए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक प्लीज 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 like and subscribe my channel Educare Academy by Mandeep ma'am. Thank you.